बीए सेकेंड ईयर में अमेरिका संविधान में हम आपको न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बता रहे थे। इसमें हम ये जान चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके पास एक महत्वपूर्ण शक्ति है और इस शक्ति के माध्यम से न्यायपालिका क्या करती है, सरकार के जो दो अंग हैं उनके बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर देती है, रद्द कर देती है। यदि लगता है न्यायपालिका को कि राष्ट्रपति के जो नियम है सही नहीं है, या यूं कहें कि संसद जो यानी कांग्रेस जो कानून बनाती है वो हमारे अधिकार के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उसको रद्द कर देती है। ये चीज जान चुके हैं, ठीक है। और इसी चीज को बोलते हैं जुडिशियल पावर यानी न्यायिक पुनरावलोकन। ये हमने जाना, पहली वीडियो में जान लिया। अब हम उसी की समीक्षा करेंगे कि ये न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसकी कौन सी आलोचना की गई है। वैसे अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की जो विचारधारा है, ये जो शक्ति है, इसकी बहुत सारे विद्वान हुए, जिसमें अमेरिका का राष्ट्रपति रहा जेफरसन रहा, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन रहे, और दूसरे व्यक्तियों में विचारकों में लास्की है, ब्रोगन है, बोदा है। ये नाम जो लिए जा रहे हैं ये आलोचक हैं। ये कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से अव्यवस्था फैलती है, सरकार के दो अंगों में अव्यवस्था फैल जाती है, और इससे क्या होता है कि निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया वो भी गलत है। ऐसा कहकर के उन्होंने बहुत सारी आलोचना की है, जो एक एक करके हम देखेंगे, जानेंगे। अब हम देखते हैं कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसकी आलोचना की गई है और उसका महत्व भी है। आलोचना है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये बेकार है, इसको हटा देना चाहिए। उसका महत्व भी है, अधिकारों की दृष्टि से, स्वतंत्रता की दृष्टि से, संघात्मक व्यवस्था की दृष्टि से महत्व भी है, तो वो चीज भी देखेंगे। पहले आलोचना लेते हैं। तो आलोचना है, पहले आलोचना तो ये की गई है कि ये संवैधानिक आधार नहीं है, क्योंकि हमने जान लिया कि अमेरिका के संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख नहीं है। इसको तो बाद में 1801 के जो मारवरी बना मेडिसन मुकदमा था उससे इसको स्थापित किया गया, जोड़ा गया। मूल संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। तो ऐसा कह करके आलोचना की जाती है कि इस न्यायिक पुनरावलोकन का तो कोई संवैधानिक आधार ही नहीं है, संविधान में तो ये वर्णित है ही नहीं, ऐसा कह करके आलोचना की जाती है। लेकिन करीब करीब हम देख रहे हैं कि 180 साल से ये क्या है कि आज भी अस्तित्व में है, और किसी ने इसको क्या है कि समाप्त करने की बात नहीं कही है कि इस न्यायिक पुनरावलोकन को हटा देना चाहिए, न्यायपालिका से ये शक्ति छीन लेनी चाहिए, किसी ने भी ये बात नहीं कही। हालांकि आलोचना जरूर की जाती है, लेकिन इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये समीक्षा करने के लिए जरूरी है, न्यायिक पुनरावलोकन का होना बहुत जरूरी है। तो संवैधानिक आधार नहीं है, फिर भी इसका महत्व बना हुआ है, ठीक है ना। तो संवैधानिक आधार पर आलोचना की जाती है, लेकिन यह आलोचना उचित तो नहीं है। दूसरी बात ये की जाती है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है और इसके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। किससे प्रेरित होते हैं? राजनीति से प्रेरित होते हैं, क्योंकि जो भी न्याय के पद पर होता है, न्यायमूर्ति होता है, वो क्या है कि राजनीति से अछूता हो ऐसा नहीं हो सकता है। वो भी एक मानवीय प्राणी है, राजनीतिक विचारधारा उसमें हो सकती है। जैसे कि हम बात करें कि जैसे काले लवादे में कोई व्यक्ति है तो वो राजनीति से तटस्थ नहीं रह सकता है। काले लवादे से मतलब न्यायाधीश से है और वो राजनीति से अलग नहीं रह सकता है, ऐसा मान रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित निर्णय होते हैं। ये बात सही है, लेकिन ऐसा होना भी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि राजनीति से प्रेरित हो सकता है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखना और शासन की व्यवस्था को सुचारू रूप से देखना ये न्यायपालिका ये देखती है। उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम राजनीति के हितों को देख करके निर्णय सुनाएं, न्याय को भुला दें, ऐसा नहीं होता है। निर्णय राजनीति से प्रेरित नहीं होते हैं। आलोचक जरूर कहते हैं कि इसके जो निर्णय राजनीति से प्रेरित होते हैं, नेताओं का दबाव न्यायाधीशों पर होता है, सरकार का दबाव होता है, दल का दबाव होता है, ऐसा आलोचक मानते हैं। लेकिन ऐसा पूर्णतः होना सही नहीं है। आगे आलोचना की जाती है कि जो न्यायाधीश के द्वारा जो समय समय फैसले लिए जाते हैं, निर्णय सुनाए जाते हैं, वो किस में बाधक है? प्रगतिशीलता में बाधक है। ऐसा आलोचक कहते हैं
की जो प्रगति हो रही होती है, क्योंकि न्यायाधीश के लिए कहा गया है कि न्यायाधीश लकीर के फकीर होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, नए परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा आलोचक कहते हैं। तो जब ऐसा मान रहे हैं तो प्रगतिशीलता में बाधक होते हैं, जो नए नए कानून बनाए जाते हैं उनको स्वीकार नहीं करते हैं। अमेरिका में बहुत सारे नए कानून बने, जैसे दास प्रथा को, मजदूरी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बना और न्यायपालिका ने उसको अवैध घोषित कर दिया। तो प्रगतिशीलता में कहीं ना कहीं ये बाधक है, बाधक लगा। तो यहाँ आलोचक ये कह रहे हैं कि जो ये प्रगति में बाधक हैं, समाज की जो मुख्य धारा में आगे बढ़ने के लिए नियम होने चाहिए उनको रोकने का ये प्रयास करते हैं, ऐसा आलोचक मानते हैं। अब हम बात करें कि कांग्रेस का, इसको हम तीसरा सदन मान लेते हैं। आलोचक ये कहते हैं कि न्यायाधीश जो होते हैं वो समय समय फैसला देते हैं, निर्णय सुनाते हैं, मुकदमों की व्याख्या करते हैं। तो ये एक तरीका से क्या कर देते हैं, नए नए कानून बना देते हैं। और कानून बनाने का काम आपको पता है कांग्रेस का है, संसद का है। तो संसद का एक तरीका से ये क्या ले लेते हैं, स्थान ले लेते हैं, ऐसा आलोचक कहते हैं। तो कांग्रेस का ये तीसरा सदन है, इसको कह दिया जाता है कि उसको न्यायपालिका को। एक नाम है ब्रोगन, ब्रोगन ने क्या है कांग्रेस का, इसको कांग्रेस का तीसरा सदन कह दिया है। सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तीसरा सदन कहने वाला व्यक्ति है ब्रोगन। कौन है, ब्रोगन। तो कांग्रेस का तीसरा सदन क्यों कह रहे हैं इसको, इसलिए कह रहे हैं कि जो काम कांग्रेस करती है, कानून बनाने का काम करती है और कानून निर्माण का काम कांग्रेस का है, कांग्रेस का मतलब संसद का है। अब वो ही काम न्यायपालिका विभिन्न मुकदमों की व्याख्या करते समय, निर्णय देते समय करती, ऐसा आलोचक मान रहे हैं। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि उसका काम न्याय करना है और निष्पक्षता को बनाए रखना है। तो ये आलोचना हुई। और आलोचना में क्या आता है कि निर्णय जो दिए जाते हैं वो त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय में जो निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो निर्णय दिए जाते हैं, फैसले सुनाए जाते हैं, वो त्रुटिपूर्ण है, उसकी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, ऐसा आलोचक कहते हैं। वो कैसे त्रुटिपूर्ण है, इसमें 4 का और 5 का नियम है। 4-5 से मतलब ये है कि यदि मान लीजिए 4 न्यायाधीश तो एक जैसे विचार रखते हैं और 5 न्यायाधीशों के विचार अलग हैं, तो जो 4 और 5 में जो 5 न्यायाधीश चाह रहे हैं वो फैसला हो जाएगा और 4 न्यायाधीश चाह रहे हैं वो फैसला नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यह प्रक्रिया भी त्रुटिपूर्ण है। 4 न्यायाधीशों की दृष्टि में तो वो चीज सही है और 5 न्यायाधीशों की दृष्टि में वो चीज गलत है, तो त्रुटिपूर्ण है। तो ये प्रक्रिया कैसी है, त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, त्रुटिपूर्ण है, ऐसा देखने को मिलता है। आगे है कि सामाजिक व आर्थिक जीवन में लाना इसको संभव नहीं है। सामाजिक और आर्थिक जीवन में आपको पता है कि ये प्रक्रिया मान्य नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है कि सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम देखते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है, समाज में नियम परिवर्तनशील हैं और ये उन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करती है। तो सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्या है, त्रुटिपूर्ण माना गया है, इसको उचित नहीं माना गया है, ऐसा आलोचक कहते हैं। एक आलोचना और भी की जाती है कि उत्तरदायित्व की क्या है कि इसमें क्या होती है, कमी आती है, उत्तरदायित्व की कमी आती है, उत्तरदायित्व का ह्रास होता है। क्यों होता है, प्रत्येक अंग के अपने अपने उत्तरदायित्व है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका उनको न्याय का काम करती है। तो इसमें उत्तरदायित्व का ह्रास हो गया कि जो काम एक तरीका से संसद का है, कानून बनाने का है, उसका उत्तरदायित्व किसने छीन लिया, न्यायपालिका ने छीन लिया। तो एक तरीका से ह्रास हुआ, पतन हुआ। तो इसमें न्याय की जो आलोचना है, यह आलोचनाएं त्रुटिपूर्ण भी हो सकती है। भाई आलोचनाएं तो दोषपूर्ण भी होती है, क्योंकि ये पक्षीय नहीं है। तो यहाँ आलोचनाएं की हैं, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी हमको लग रहा है कि आज अमेरिका में न्यायपूर्ण अवलोकन है और उस न्यायपूर्ण अवलोकन के कारण वहाँ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था अच्छी बनी हुई है। तो उसके महत्व को जान लेना है। आलोचनाएं तो हैं, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद भी इसका महत्व बना हुआ है। क्यों बना हुआ है,
आपको पता है अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है। अब उस संघात्मक व्यवस्था की रक्षा किससे होगी? न्यायपालिका से होगी। न्यायपालिका ये देखेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक अंग दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा है, कहीं गलत तरीका से शासन तो नहीं कर रहा है। तो वहां न्यायपालिका उस संघात्मक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करना इसका काम हो गया। एक काम है कि इसकी जो शासन की जो सीमाओं का निर्धारण करती है, प्रत्येक अंग की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, उनका निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। तो ये एक तरीका से सीमा लगाती है, अंकुश का काम करती है। उसको लगता है कि व्यवस्थापिका काम अच्छा नहीं कर रही है, कार्यपालिका अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उसमें वो सीमा लगाती है, अंकुश लगाती है, उसको मार्गदर्शन का काम करती है एक तरीका से। तो सीमा प्रहरी का काम हो गया, सुरक्षा का काम। आगे है कि ये हमारे अधिकारों की, ये हमारे स्वतंत्रता की भी रक्षा करती है। जो हमारी मूल अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता है, उसकी रक्षा का काम क्या कौन करता है? न्यायपालिका करती है। तो अमेरिका में भी न्यायपालिका है, तो उसकी आलोचना जो की गई है, लेकिन महत्व इसलिए है कि वो मूल अधिकारों की रक्षा करती है। और यदि अधिकारों का हनन होता है, छीने जाते हैं, तो व्यक्ति भारत में जैसे न्यायालय में जा सकता है, ऐसे ही अमेरिका में व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है। और एक और भी महत्व है कि इससे क्या होता है, उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं। क्या निर्धारित होते हैं? उत्तरदायित्व की इससे भावना आती है, उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं। इस तरीका से हमने देखा कि न्यायपालिका का महत्व भी है और ये हमारे मूल अधिकारों की, स्वतंत्रता की, शासन के अंगों की सुरक्षा करती है और संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने का भी काम करती है। तो यहाँ हम कई चीज़ों को जान पाए हैं कि किस तरीका से ये सुरक्षा करती है। एक महत्व और भी देखें तो इसका महत्व यहाँ भी एक नजर आ रहा है कि ये गतिशीलता को बनाए रखती है। यदि उसको लगता है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका कार्य में बाधा डाल रहे हैं, रोड़ा अटका रहे हैं, तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और शासन को चलायमान बनाया जा सकता है। तो ये गतिशील भी है। कैसा है? गतिशील है, परिवर्तनशील है, ये मान लीजिए। तो यहाँ हमने न्यायिक पुनरावलोकन को जाना, उसकी आलोचना को जाना और कुछ महत्व के बारे में भी यहाँ चर्चा की कि सर्वोच्च न्यायालय का महत्व काफी महत्वपूर्ण रहा है, शासन व्यवस्था में इसका स्थान सर्वोच्च रहा है। तो ये हमने अमेरिका की न्यायिक पुनरावलोकन, अमेरिका की न्याय व्यवस्था को जान लिया, अमेरिका में राष्ट्रपति को जान लिया, अमेरिका में संविधान की विशेषताओं को जान लिया, अमेरिका में राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि को जान लिया है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आपके अमेरिका संविधान में हो गए। न्यायिक पुनरावलोकन का हो गया, इसके अलावा शक्ति संतुलन का सिद्धांत भी हो गया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत उससे जुड़ा हुआ है, वो भी हो गया अपना। तो यहाँ अपने यो मान लीजिए अमेरिका का संविधान पूरा है। और जब अमेरिका संविधान पूरा है तो ये मानो 2 यूनिट पूरी हो गई। एक यूनिट में तो आपका ब्रिटेन का संविधान है, दूसरी यूनिट में अमेरिका का संविधान है और थर्ड यूनिट में बाकी 3 संविधान हैं जो अब आगे की वीडियो में होंगे, जिसमें स्विट्जरलैंड का है, चीन का है, जापान का है। ये संविधान हम अब आगे की क्लास में देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।